हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरी कहानी को आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा कहानी और किस टाइप्स का कहानी आप सुनना पसंद करेंगे। तो आज की कहानी का शीर्षक है माँ, और ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए सुनिए आप सब एक कहानी और इन्जॉय कीजिए। कामनी निर्विकार भाव से बैठी हुई शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती थी, कहीं बेटियां की साड़ियां बिखेरी होती तो कहीं सलवार कमीज, कभी कौन सी फिल्म देखने जाने डिस्कशन होता था, कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग, पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। कामनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज़ गूंजने लगती है, पर नज़रें उठाकर देखती है तो साए साए करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक कामनी के अंतर्मन की तरह। कामनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकनी में टहलते हुए कामनी ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चे को देखकर फिर स्वीटी की याद आ गई। एक हुक सी उठी भीतर से जो उसकी आंखों को भिगा गई। बिल्कुल नीरू पा गई है स्वीटी। हाँ, नीरू भी तो इतनी ही थी जब उसकी गोद में आई थी। वक्त पंख लगाए कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। कामनी बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आंखें मूंदकर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, कामनी ने बोली। दूसरी चाय बना दूं दीदी? कामनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है। रीमा वर्षों से कामनी के पास काम करती थी, भरी भांति जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं री, कामनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास किया। बेटी तो होती ही पराया धन। मैं तो खुश हूँ, ऐसा योग दामाद और नातिन का सुख लिखा है मेरे भाग में। मैं तो अगर दिया लेकर ढूंढती तब भी ऐसा दामाद ना ढूंढ पाती। ये तो नीरू की किस्मत है जो ऐसा होनहार, व्यवहार कुशल, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफ़ी बना दे। रीमा को कॉफ़ी का कहकर कामनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो बंद आंखों के सामने अतीत चलचित्र के भांति सजीव हो उठा। ये बात जब की है, जब मैं बीए फाइनल में थी। एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विकास के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने। कामनी, तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी, पर जब पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो कामनी, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीला कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है। वे तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी, वरना उसके घर लड़कियों वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के वे दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दो बहनें थीं, पर पापा ने कभी हमें बेटे से कम नहीं माना। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेगी। मैं इन्हें IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये जाएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता था कहीं मेरा भी असमय मौत हो गई तो। शायद ये भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और लील गया हमारे तमाम सपनों को। मैं और मेरी छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता है जो पापा कह देते हैं।
जिस दिन विकास अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरे और विकास की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं खत्म होते ही विवाह। सब इतना जल्दी में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसे विकास मुझे भी पसंद आए, लंबा कद, गोरा चेहरा और उनका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में थे विकास और सिर्फ विकास। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी। मुझे विकास से इश्क हो गया था। सच, लड़कियां भी ना बड़ी अजीब होती है। उनकी ज़िंदगी में इश्क का मौसम आते ही सब कुछ ड्रॉप कर देती है। सारे सपने, ख्वाहिश, तमन्ना कर देती है कि प्रेम के हवाले। आई एम इन लव, इस एक वाक्य के सहारे वे सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती है, सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक वो जानती तक नहीं थी। एक शख्स को मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुष ख्वाहिशों नए सिर से जिंदगी की फलसफा तय करने लगती है। पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगती है जिन आँखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसे ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता तो विकास के बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आए। मेरा सोच विचार सब विकास का कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी विकास से शुरू होकर उनके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समंदर की लहरें, खुशनुमा माहौल, पीक भरता इश्क, गली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डाले एक दूसरे का साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उनकी ज़िंदगी मन मोह लेती है तो दूसरी तरफ उनका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी, पर मैं तोल पर में मासा, पल में तोला पल में मासा। विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे, पर किसे कहती, क्या कहती। 10 दिन गोवा में बिताकर हम इलाहाबाद लौट आए थे। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव वाले मनमौजी इंसान थे। उसके लिए वही सही है जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गंवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार विकास की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश ही लगता। वे झल्लाकर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों में पानी बनकर बरसती है, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफ़ी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को ज्यों चंद्रमा आलोकित करता है, नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। कॉफ़ी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फरफराने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। हर बात हर चीज़ में मेख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांगें छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बात के ऊपर रखना उनके स्वभाव का हिस्सा थी। मैं लाख कोशिश करती, पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, पर कहाँ? यह ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेरियों में जकड़कर मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती कि आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मुंह दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी।
फिर चाहे वे शब्दों की तीर हो या कुछ बोलने की एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी के 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सुनी थी। विकास को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी ना जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जुआरी की तरह चुप रहना ही मेरी नियति बन गई थी। कॉफ़ी ख़त्म कर टहलते हुए याद आया वे दिन जब नीरू मेरी ज़िंदगी में आई। उस दिन सुबह आँख खुली तो लगा नीचे काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने बालकनी से देखा, यह माजरा समझ नहीं आया तो फिर नीचे चली गई। पुलिस भी पता चला कि टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बेटी छोड़ गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम को तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वे उन सब अजनबियों को फटी आंखों से देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपना कहानी कह रहा था। लोगों का कयास जारी था। कोई माता पिता भूलने की बात कहता, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही का अन्य किस्सा सुना रहा था, कोई भगवान की लीला बता रहा था। किसी को बच्ची का परवाह थी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास ही की पान की दुकान से टॉफ़ी और बिस्किट खरीद दिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फेरती रही। पुलिस अपने कार्यवाही समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उन्हें सौंपने लगी वह फिर से रोने लगी। मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए देख नहीं पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरे साड़ी की पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास के परवाह कर, जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? पुलिस वालों की तो जैसे बला टली, क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस अपनी राह पकड़ ली और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते उससे बातें करते जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। विकास दरवाजे पर ही खड़ा था। विकास बच्ची अपने माता पिता से बिछुड़ गई है, बुरी तरह से रो रही थी। तो मैंने किसी तरह थूक निगलते हुए मैंने कहा। विकास पांव पटकते हुए भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकस से निकल चुका था। विकास पता नहीं क्या क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक किया ना मैंने, कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया। न जात न पात न धर्म का पता नहीं किसका पाप है, बस ले आई गोद उठाकर। घर पर ही पड़ा था, मैं पूछने तक की जहमत नहीं उठाई तुमने। बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल। भुनभुनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप कोई का पता नहीं चला। विकास रोज मुझसे लड़ता, लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कहता या फिर अनाथालय छोड़ने की रट लगाता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मास्त्र रख दिया। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके विकास से पूछा, विकास क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें? प्लीज़ विकास, मना मत करना। बिफर गया था विकास मेरी बात सुनकर। जाने कितनी जली कटी बातें सुनाई थी उसने मुझे, और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो कामनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो ये पाप का लोथरा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहड़ता हुआ विकास चला गया।
भीतर तक कांप गई थी मैं। अजीब कशमकश थी। एक तरफ जिद्दी झगड़ालू पति था तो दूसरी ओर फूल सी मासूम बच्ची जो अब मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। बहुत उलझन भरे थे वे 3 दिन। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भावावेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपवास सब पूरे हो गए थे। फिर भला कैसे छोड़ दूं डूबती नैया की इस पतवार को। फिर पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता। क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर के बेरिया में जकरी नारी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या गुस्सैल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समंदर में गोते लगाना नहीं है? ये प्रश्न लगातार मेरे आत्ममंथन कर रहे थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी, मासूम और अपने पति विकास में से किसी एक को चुनना था, वे भी विकास के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला लिया। मैंने तो इसे पुलिस के हवाले करूंगी, ना ही इसे अनाथ आश्रम भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा है। और ढीठ नीचे ने मुझे जोश में भर दिया। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिया। मैं जानती थी जब तक कोई अस्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना है। विकास के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। विकास, मैं जा रही हूँ। पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास ज़रूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी ज़रूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकता और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। मैं कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊँगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। कामनी। इसके पश्चात दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद साड़ी मेरे विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उसके पिता की जगह के अग्रवाल भर दिया था। बस यही थी मेरी तब की पहचान जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते। जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरी करने इतना आमदनी हो जाती थी। नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वो काफ़ी तेज़ थी। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उसे मिले थे। इस दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू, संदीप और नातिन स्वीटी छुट्टियां मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ, एक माँ के रूप में, नानी के रूप में। मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गया। भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आँखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियाँ नीरू के नंबर डायल करने लगी। तो कैसी लगी आप सबको कहानी, ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा।